बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने एक बड़ा एतराफ़ किया है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। जब हुकूमत मिली तो GDP ग्रोथ 6% थी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही है। एक बड़ा चेंज जो है इसमें देखा जा सकता है। हुकूमत का एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में भी कमी का एतराफ़ है जी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। नए बजट में मिनी बजट समेत 700 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस आयद करने की भी तजवीज़ है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी है। वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मुआहदा ना हुआ तो कमर कस लेंगे। क्या ऑप्शन हैं वज़ीर आज़म के पास, इनको भी डिस्कस करेंगे। और आने वाला बजट जो है वो आवाम के लिए कितना जो है वो कहर ढाएगा और हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, इस पर भी होगी बात। एक और अहम खबर है जी। जहांगीर तरीन ने अपनी नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। काफ़ी बड़ी तादाद में PTI से निकले हुए या छोड़े, जिन्होंने PTI छोड़ी, उन लोगों ने इस पार्टी का इंतखाब किया है। फवाद चौधरी एक बड़ा नाम है यकीनन। फवाद चौधरी, आमिर क़यानी, महमूद मौलवी, जयप्रकाश मुराद राज, फिरदौस आशिकवान, फ़याज़ुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल और दीगर जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया। बहरहाल मुस्तफा जमशेद चीमा साहिबा ने इसकी तरदीद कर दी है। एक डेमोक्रेट्स ग्रुप भी सामने आया था लेकिन उन्होंने उसको ख़त्म करने का ऐलान जो है किया है रहनुमा हाशिम डोगर साहब ने। वज़ीर आज़म साहब ने बात किया जी। रियासत के खिलाफ संगीन इक़दाम की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। मुआवन ख़ुसूसी जो है वज़ीर आज़म के इरफान कादर साहब, उन्होंने भी बात की और बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने। कल मीडिया ने काफ़ी कोशिश की बात की जाए शाह महमूद कुरैशी से और कुछ जो है वो सुनने को मिले, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके एक्सप्रेशंस बता देते हैं। काफ़ी कहा जा रहा है कि फ्रेश मूड में शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन जब वापस आए तो चेहरे पर तनाव के जो हैं वो असरात थे और अब तक मुसलसल शाह महमूद कुरैशी साहब का टेलीफोन जो है वो बंद जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, बजट आने वाला है और मेरे ख्याल में सबसे पहले इसी से आगाज़ होगा क्योंकि डायरेक्टली जो है एक आम आदमी के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। बजट आएगा, यकीनन नए टैक्सेस लगेंगे, महंगाई और बढ़ेगी और सबसे बड़ा तो ये एतराफ़ जो कि इसहाक डार साहब ने कर दिया है कि जब हुकूमत मिली तो GDP की ग्रोथ 6% थी, लेकिन रवा माली साल मुआशी तरक्की की जो शरह है वो 0.29% रही। कितना बड़ा एतराफ़ है और मतलब अपनी नाकामी का मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए, बजट तो जब आएगा तो जो चीखें निकलेंगी और जो कुछ होगा वो तो बात की बात है ना, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले एक साल की परफॉर्मेंस है इनकी, उसको देख के मैं तो सकते में हूँ। अच्छा, ईमानदारी की बात यह है कि वो जो PTI की हुकूमत दावा करती थी, चाहे असद उमर साहब थे, चाहे खुद इमरान खान साहब थे, वो कहते थे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। वो तो इन्होंने सब कुछ मान लिया कि हाँ बिल्कुल वो हमसे बहुत बेहतर थे। हालांकि हालात उस वक्त भी बहुत डोसाइल या बहुत हक में नहीं थे पाकिस्तान के, प्रेशर भी था, कीमतें भी बढ़ी हुई थी, सारा कुछ था, पेट्रोल भी महंगा था, ये सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे जो हमें इसहाक डार साहब पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। और इस वक्त कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पर हमने बेहतरी दिखाई हो, यानी एक भी एलिमेंट मुझे इस पूरी, मैंने देखा है सारी वो तकरीर भी सुनी मैंने उनकी, जो लोग ये एतराज़ करते थे कि हुकूमत को जल्दी क्या थी PDM को हुकूमत लेने की, वो तनकीद अब हमें जायज़ करार समझ में आ रही है कि वो बिल्कुल ठीक थी। कि अगर आप ये समझते थे कि इकॉनमी बड़ी तबाहकुन हालात में है तो फिर आपको क्या तकलीफ थी ये चलता हुआ तीर अपने सीने पे लेने की। सही बात। एनीवे, आपने उस पर बड़े नारे मारे, किसी ने हमें कहा कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इस मर्ज़ का इलाज है। फिर हमें बताया गया नहीं जी कि इसहाक डार साहब है, उनके पास एक मैजिक वैंड है, वो बस छिड़ी हिलाएंगे जादू की और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। फिर वो कुछ अरसे के बाद जब उनके वो केस वेस ख़त्म हुए तो जब उनके लिए राह बनी वो आए, तो शुरू में मैंने देखा कि उनका रवैया जो है वो IMF की तरफ भी काफ़ी टफ था। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि अगर IMF हमारी बात ना माने और मुश्किलात हमारी में इजाफा करता रहा तो हम इसको खुदा हाफिज़ कहेंगे कि जन्नत में जाएं जी, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन अब कुछ पिछले चंद हफ्तों से हम जो उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं उसमें यह है कि जी अगर IMF का ये मुआहदा नहीं भी होता तो हमें अगला 3 साल के लिए करने के लिए फौरी तौर पे नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। यानी 9वां चाहे होवे या ना होवे, 10वां असी जरूर करना है। तो ये है नवीद। इस बार मैं तफसील में जाऊँ अगर, तो जिस भी शिक को मैं या जिस भी मद को मैं हाथ लगा रहा हूँ उसी में करंट है, उसी में सूरत हाल। जैसा कि आपने कहा कि हम मान रहे हैं कि पिछली हुकूमत के दौरान जो शरह नमू थी
वो 6% थी और अब वो माइनस में चली गई है। हम तो पहले गाली देते थे पीटीआई को कि जी वो 5.8 पे छोड़ के गए थे और उन्होंने -1 कर दी, याद है आपको? तो ये क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस उनसे बदतर है। तो अब ये क्या बनेगा? अब दिस इज द ब्लेम दैट कीप्स चेंजिंग। ये जो ब्लेम गेम है ना, कप ऑफ ब्लेम, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, वो हो गया, वो 1 साल बहुत हो गया। अब तो नहीं, वो अब इससे ज्यादा होना है। मैं वही कही ना कि अब तो इलेक्शन का साल है, अब जो है वो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब ब्लेम गेम से तो गुजारा नहीं होगा। देखिए 2 रास्ते हैं। अगर तो इस परफॉर्मेंस को लेके मैं तवक्को लगाऊं कि जी बजट कोई बहुत पॉजिटिव और बहुत कोई अवाम दोस्त होने जा रहा है, तो मैं तो पीछे हट रहा हूँ। अच्छा, नहीं, तो नहीं कह सकता, पहले हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ, मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ इसलिए कि ये मुश्किलात जिनका इजहार वो इकोनॉमिक सर्वे में कर रहे हैं, ये हमें इशारा कर रही है कि बजट के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मुश्किल ये है कि ये इलेक्शन का साल है, अगर ये ऐसा बजट देंगे जो अवाम की चीखों की बजाय सिस्कियां निकाल दे, तो फिर वोट कहाँ से लेंगे? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है हर हुकूमत के लिए, सिटिंग हुकूमत। और अगर अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से देंगे जो इस वक्त हालात? देखें 2-3 हमारे शुबे ऐसे हैं जहाँ से अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो तो तवक्को की जा सकती है कि शायद लोगों को रिलीफ मिलेगा। फॉर इंस्टेंस मेन टैक्स नेट, आपकी टैक्स कलेक्शन का लेवल क्या है, जो यहाँ तो बहुत ही पुअर है। दूसरा फॉरेन रेमिटेंसेस, ठीक, आपको पता है बहुत बड़ा वो सेक्टर है जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आते हैं। ठीक है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ यहाँ तो उसके अंदर भी कमी हुई है। ठीक है, और अगर टैक्स नेट भी नहीं बढ़ता है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं सागदार साहब कि हम कम टैक्स लगाएंगे। वो किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं बुखारी साहब? उनका ख्याल ये है कि कम टैक्स लगाओ, ज्यादा लोगों से लो। अभी तो फिलहाल हम जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, अदम एतमाद की एक फ़िज़ा है। यकीनन जब इस तरह की फ़िज़ा होती है तो लोग टैक्स देने में उस तरह से दिलचस्पी नहीं रखते। फिर फॉरेन रेमिटेंस की अगर बात की जाए तो यकीनन अब इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो है पीटीआई की एक बड़ी फॉलोअर्स बड़ी तादाद में जो है वो बाहर रहते हैं। मुल्क के जो हालात हैं, यकीनन आपने कहा कि उसमें भी कमी आई है, तो आसार तो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखें, आसार तो अच्छे खैर नहीं है, आपने ठीक कहा है, लेकिन इसमें आप सारा ब्लेम हुकूमत पर नहीं डाल सकते। आपको याद है कि चाहे वो खान साहब के यानी पार्टी के स्टॉलवर्ड्स थे या खुद खान साहब थे, ये कहा गया बाहर रहने वाले लोगों को कि आप पैसे ना भेजें, पैसे रोक दें। IMF को खत लिखा गया इनको कर्जा ना दें। तो नेगेटिविटी तो बहुत थी, उसका भी अपना एक इम्पैक्ट है। सो यू कांट पुट द होल ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ये बहाना बना के अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकती कि नहीं जी ये हमारे साथ हो गया। नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। आप हुकूमत में आपने जवाब देना है, लोगों को आपने एक ऐसा बजट देना है जो उनकी मुश्किलात में किसी न किसी तरह से कमी का बायस बने। अगर ना हुआ तो तगड़े हो जाए। सूरत हाल का बेनिफिशियरी कौन है? देखिए अगले इलेक्शन में ऑब्वियसली अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर किसको मिलेगा इसका? देखिए, पहले तो हमारा ख्याल ये था कि अगर पीटीआई अपनी असली शक्ल में मौजूद रहती तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होती पीटीआई। सही, लेकिन उनकी मत मारी गई जो उन्होंने 9 मई कर दिया। उसके बाद से फिर अब पीटीआई जो है उसका क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है कि मेरा ख्याल है कि अब खान साहब जो हैं वो गिनती के चंद लोगों के साथ बैठ के आपस में गपशप कर लिया करेंगे। वो जो रौनकें दिखाई देती थी आपको ज़मान पार्क में और बनी गला में, वो तो अब नहीं है, क्योंकि वो जितने उनके रौनकिए थे ना वो सारे तो बैठे हैं किसी और गोद में जाके। उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इशारा आपको दे रहा हूँ ये कि अगर ये हालात इसी तरह मुश्किलात में इजाफा करते रहे हुकूमत की तो बेनिफिशियरी पीटीआई हो सकती थी। अच्छा, हो सकती थी। अब सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं वो तो हुकूमत में इश्तराक में है एक दूसरे के। सही है, तो बेनिफिशियरी कौन होगा? तीसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? वो JUI तो नहीं हो सकती, जमात इस्लामी तो नहीं हो सकती, और नई पार्टी भी नहीं हो सकती। कोई इसलिए है कि नई पार्टी आज तश्कील पा के 3 महीने के बाद इलेक्शन जो है वो उसको स्वीप नहीं कर सकती। ये याद रखें आप। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। मैंने कहा ना कि हम उसकी पार्टी की बात बाद में कर लेंगे, पहले इस तरफ आ जाए। देखिए जी, 2-3-4 शोबों की बात जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी जुलाई तक मार्च महंगाई की शरह जो है वो 29% तक रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछली हुकूमत के वक्त में 11 से 12% थी। आप बताएं मुझे कितने जाइए? गरीब आदमी जो है वो तो मारा गया ना जी। आगे चलिए जनाब, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल जिक्र कमी जो है वो सनती शोबे का है कि 2.94% सकड़ाव था, यानी सुकीज कर रही थी, जो कि 7.1% तरक्की के हदफ के मुकाबले में था। यहाँ भी परफॉर्मेंस पैडी है।
जुलाई 2022 से मई 2023 तक के 11 महीने के अरसे में 28.2% महंगाई रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़श्ता साल सिर्फ 11% थी। आप देखें ना, मैंने कहा ना, जिस लाइन को मैं हाथ लगा रहा हूं उसमें करंट है, करंट लग रहा है, तो आप दूर रहे जरा उससे। और अगर ये करंट जो है अच्छा। देखें 2-3 रास्ते हैं। ठीक। IMF का आपको पैकेज मिल जाता है, थोड़ा रिलीफ आएगा। आपके दोस्त ममालिक जो है वो आउटराइटली आपकी मदद करते हैं, जिसका जिक्र किया है उन्होंने आज की अपनी तकरीर में भी कहा है कि अगर हमें IMF नहीं मिलता तो फिर हम अपने दोस्तों की तरफ जाएंगे, फिर हम कमर कस लेंगे, और ये हम कमर कस के अपने हालात को खुद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि लगता नहीं है कि इतना आसान काम है। कहना शायद आसान है, सही है, बट इजियर सेड देन डन। सही है, ठीक है। अच्छा, एक और कन्फेशन है बुखारी साहब, हुकूमत का एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी का एतराफ़ है। देखिए हुआ क्या है, हमने ये गैप कम थोड़ा इस तरह किया है कि हमने अपनी इंपोर्ट्स जो हैं उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। उसके नुकसान ये हुआ कि ना आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, ना आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। सही है, ठीक है, और वो गैप आपका कम हो गया क्योंकि आपके पास डॉलर आ तो रहे हैं, जैसी कैसी भी आपकी एक्सपोर्ट है, खर्च कुछ नहीं हो रहे। ठीक है, ठीक है। लेकिन जहां हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है वो है डॉलर की ब्रेन ड्रेन, यानी जो डॉलर बाहर गया है यहाँ से, खरीद के बैंकों ने भी खरीदा रज के अपने क्रेडिट कार्ड्स के लिए, और यहाँ से बाहर भी गया है सरमाया। उसने काफ़ी सूरत हाल जो है वो गंभीर कर दी है। लेकिन फिर खान साहब जो इसहाक साहब है, उनकी गुफ्तगू में मुझे कहीं वो मेयर्स दिखाई नहीं देते कि वो कैसे इसको रोकेंगे। हाउ विल दे ब्लॉक के पैसा बाहर ना जाए, और हाउ विल दे मेक श्योर कि आपकी मिलें भी चले, आपका इंपोर्ट भी हो, और आप एक्सपोर्ट को फोकस होना चाहिए था कि इंपोर्ट कम करने की बजाय आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। दैट्स द ओनली वे कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज एनफ आएगी। अब जो एक उम्मीद पैदा हो चली है वो ये कि एक जो नए ब्लॉक की बात हम सुन रहे हैं उसमें चूंकि लोकल करेंसीज में कारोबार होगा, आप तवज्जो से सुने मेरी बात, ठीक है, तो शायद हमें डॉलर उतना नहीं चाहिए होगा, हम उतने मजबूर नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर जिस तरीके से सऊदी अरब से बात हम सुन रहे हैं कि ये पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट जो है इसको खत्म करने की बात हो रही है, अभी तो ये है ना कि तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। सही है, ठीक है। जब ये डीलिंक कर देंगे इससे, तो जो अमेरिकी डॉलर का हशर होगा वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा। लेकिन ये कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, लोग अपनी करेंसियों में वो ऑयल खरीद सकेंगे। तसव्वुर कर रही हैं आप इस बात का? तब भी आपको फॉरेन एक्सचेंज कम चाहिए होगी। ठीक है। हम जो कर्जे लेते हैं ना, ये भी बुनियादी तौर पर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें इजाफे के लिए लेते हैं। जो हमारी रिमिटेंसेज आती हैं वो भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स के लिए आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त है, टफ चैलेंजेस हैं। IMF नहीं होता तो क्या होगा, IMF होता है आया तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। 24 घंटे बाकी हैं, कल सब कुछ सामने आ जाएगा। कल बिल्कुल सब कुछ सामने आ जाएगा। कल एक ऐसा दिन है कि जब बजट पेश होने वाला है और यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। बड़ा मुश्किल वक्त है, ज़्यादा कोई हाई होप्स नहीं हो सकती बजट से, क्योंकि हुकूमत अगर देना भी चाहे, क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे देने की कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए। इलेक्शन का साल है, उन्होंने भी जवाब देना है, उन्होंने वोट लेना है, लेकिन उनके पास भी कहाँ से दें। एक सूरत हाल और जो पॉजिटिव है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया है, इसहाक डार ने भी उसका जिक्र किया है कि जहां तक कंडीशनैलिटीज का ताल्लुक है IMF की, वो हमने सारी पूरी कर दी है। ठीक है, अब वो ना दें तो वो और बात है। तो वो ठीक है, यू सी व्हाट आई मीन। ठीक है, यानी मैं समझ गई हूँ। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नई सियासी पार्टी, जी हाँ, जहांगीर तरीन की सियासी पार्टी जिसके हवाले से खूब चर्चा थी, ऐलान हो गया कल उसका, और आज बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो किया गया। लोग वहाँ पर जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की वो बैठे, एक तकरीब का इनेकाद उसको कह सकते हैं कि किया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम है, और PTI छोड़ने वाले लोग बड़ी तादाद में इस पार्टी में शामिल हुए हैं। बुखारी साहब, क्या किस तरह से आप इस पार्टी की फॉर्मेशन को देख रहे हैं? इस पार्टी को लेकर के अगर अगले इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो क्या चांसेस क्या हैं इस पार्टी के? और जिन लोगों ने ये जमात ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी कुछ लोगों ने तो कर ली, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके हवाले से शायद ये उम्मीद की जा रही थी कि वो ज़रा टाइम लेंगे, सियासत से थोड़ी दूरी इख्तियार करेंगे, थोड़ा सोग मनाएंगे, थोड़ा रोग लेंगे, लेकिन वो तो देखें कितार लगी पड़ी है लोगों की। देखिए, इस पार्टी की तश्कील के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो अहम हैं और करनी चाहिए, उसके ऊपर बात हो भी रही है और बात होनी भी चाहिए।
एक बात तो ये है कि वो पार्टी जो इमरान खान साहब ने 26 साल की स्ट्रगल और जद्दोजहद के बाद कायम की थी, याद है ना? जी जी बिल्कुल। वो जहांगीर तरीन साहब ने एक हफ्ते में खड़ी कर दी है उतनी पार्टी। अच्छा, पूछो क्यों? इसलिए कि खान साहब के पास जिस रफ्तार से माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे दूसरी पार्टियों से, उसी रफ्तार से वो वहां से उड़ान भर के दूसरी जगह आके बैठ गए। एक आखिर जो लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं वो जाएं कहाँ? हाँ, ये एक है बड़ा ना अहम सवाल। ये बड़ा सवाल है। नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए उनके, जनाब थैंक यू वेरी मच। हमें तो आप इसलिए नहीं चाहिए कि एक तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है, दूसरा हमने आपका एक तजर्बा किया था 20 जुलाई 2022 को, याद है आपको? सही है। तो जितने लोगों को टिकट दिया था वो ऑलमोस्ट सारे हार गए थे, 15 की 15 सीटें। लिहाजा नून लीग तो वो दोबारा तजर्बा करने पर आमादा दिखाई नहीं देती, और उनके लोगों ने कह भी दिया, राना सलामुल्लाह ने भी कहा कि हमारे पास तो गुंजाइश बहुत कम है, अब तो है ही नहीं। ठीक है। तो दूसरा है पीपल्स पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, सही। उन्होंने इस पर आमादगी तो जाहिर की है कि आप आए, हम आपको लेंगे। सईद गनी ने 2-3 मरतबा ये बात कही, और फिर जरदारी साहब इस लाहौर में आके बैठ गए थे। उनका ख्याल ये था कि एक बड़ी तादाद इनमें से उनकी तरफ भी राग़िब होगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। ठीक। लिहाजा जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान, ये दो नाम ऐसे हैं जो पीटीआई की तश्कील में और 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़े स्टॉलवर्ड्स थे पार्टी के, खान साहब के बाद। एटीएम मशीन्स कहा जाता था, जहाज एटीएम मशीन्स एक टाइटल था, और दूसरा जहाज भर भर के लाने वाला भी जहांगीर तरीन था, अगर आपको याद हो। चाहे वो जनूबी सूबा के लोग थे जो 20 एकदम इलेक्टेबल जो हैं वो शामिल हुए थे, और अदरवाइज तो ये दो बड़े स्टॉलवर्ड्स थे जिन्होंने पार्टी की तश्कील में बड़ा मेन रोल अदा किया था। उन्होंने ही अब पार्टी की, उस पार्टी की डिस्ट्रक्शन और नई पार्टी की तश्कील में फिर दोनों ने हाथ से हाथ मिला लिया है। और वो आज आपने अलीम खान साहब की भी तकरीर सुनी है और जहांगीर तरीन साहब की भी सुनी है। उन्होंने साहब आप ये कह रहे हैं कि एक खला जो पैदा हो गया था उसकी वजह से ये पार्टी वक्त की जरूरत भी थी। मैं अर्ज करूँ ना आपसे कि दो चीजें होती हैं, एक जिन लोगों को किंग्स पार्टी कहा जाता है, जिस तरह पीटीआई को कहा जाता है, पीटीआई को भी कहा जाता था किंग्स पार्टी, उनको जब छोड़ के लोग आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो घोंसला चाहिए ना बैठने के लिए। सही है। तो चूंकि मेन स्ट्रीम पार्टियों ने उनको ज्यादा इनकरेज नहीं किया, लिहाजा उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी और अपनी पार्टी बन गई है। जैसा मैं पहले कह रहा था पहले सेगमेंट में कि नई पार्टी जब तश्कील पाती है तो उसको इलेक्शन में नुमाया रोल अदा करने के लिए फिर थोड़ा वक्त चाहिए होता है। सही। यही वजह है कि हमने देखा कि तारड़ साहब जो है, अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारी बहुत सारी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा। दिस इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पीपल्स पार्टी स्ट्रांग थी जनूबी पंजाब में, उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी बनी पीटीआई, और ये वो इलाका है जो जहांगीर तरीन साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना इलाका है। लिहाजा जनूबी पंजाब में यकीनी तौर पर नून लीग चाहेगी कि जहांगीर तरीन साहब से सीट एडजस्टमेंट हो जाए। ये एक अच्छी बात है ये। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, क्या इस नई पार्टी के बनने से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इससे? ये जो खला पैदा हुआ है, क्या उसको पूरा करने में सवालिया निशान है। एक तो देखना ये है कि अब खान साहब जो हैं इन सब लोगों के साथ छोड़ जाने के बाद अपनी पार्टी को कैसे रिवाइव कराते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है खान साहब के लिए, जिसके हवाले से वो पुरज़म तो हैं। पुरज़म तो खैर उन्हें होना चाहिए। देखे ना, पुरज़म वो तब भी थे जब 2018 से पहले जब उन्होंने 2014 का धरना किया था, वो पुरज़म तब भी थे जब उन्होंने 30 अक्टूबर लाहौर का जलसा किया था। तो पुरज़म होने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। सही है। उनकी मेजॉरिटी इफ नॉट 100% देन 90% ऑफ इलेक्टेबल्स अब जहांगीर तरीन के झंडे के नीचे हैं। सही। चले, अब ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है बुखारी साहब कि वो इलेक्टेबल्स अपना वोट कितना साथ लेके जाने में कामयाब हुए हैं, या लोग अब जो कि शायद इमरान खान या मेरे ख्याल से इसका हम एनालिसिस कर लें तो बेहतर है। मेरे ख्याल से 80% लोग जो इस नई पार्टी में आए हैं वो ऐसे हैं जो हर इलेक्शन के करीब होते ही अपने अपने घोंसले तलाश करते हैं, नए घोंसलों में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना होता है। भाई साहब कुछ जो प्रोमिनेंट नाम है ले सकते हैं? मैं नाम लेता हूँ अभी। 20% के करीब लोग ऐसे हैं
जो घर से वोट लेके निकलते हैं, मैं नाम ले सकता हूँ उनमें, लंगड़ियाल साहब हैं, उनका हार्ड वर्क है, उनकी उनके मतलब उनके ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनका होल्ड है वहां पर, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो 20% के करीब लोग हैं। लेकिन अगर वो 20% इधर माइग्रेट कर गए हैं तो खान साहब के पास क्या बचा है? सही है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखना ये है कि ये जो नई पार्टी बनी है इसको एस्टेब्लिशमेंट से कितनी कुर्बत है। अच्छा, क्योंकि चाहे मौजूदा किंग्स पार्टी हो या साबका किंग्स पार्टी हो, वो किंग्स पार्टी कहलाती ही इसलिए है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है। अच्छा, हमें ये बताया गया है पिछले कई महीनों में कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम तो भाई न्यूट्रल हैं। हाँ जी, मैं यही सवाल करने लगी थी कि काफी दिन हो गए इस बारे में बात नहीं हुई। तो हम तो न्यूट्रल हैं, और बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि जो हाफिज साहब हैं वो न्यूट्रल ही रहने पर बज़िद हैं, और ये भी लगता है कि शायद न्यूट्रल ही रहें। तो फिर इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, अगर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तगड़े कैंडिडेट खड़े करके अपने अपने सीटें निकाल जाते हैं, तो फिर वही रूम बचेगा जो पीटीआई के लिए होना था, जिसका बेनिफिट नई पार्टी को जाएगा। अच्छा। नाम ले दें, हमने अभी तक नाम नहीं लिया उसका। हाँ जी, मैं ना कुछ केसेस पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। हाँ जी, नानी नाम तो मैंने बिल्कुल ले लिया था। मैं ना एक्चुअली जिन जिन नए लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है और बड़ी बड़ी जल्दी की है उन्होंने शमूलियत इख्तियार करने में, मैं इंडिविजुअली हर केस के बारे में ना आपसे ज़रा राय लेना चाह रही हूँ। अली जैदी साहब, उनका एक स्टेटमेंट जो है बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट था। उन्होंने यहाँ माथे पे इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि जो है मुझसे अगर पार्टी छुड़वाई गई चेयरमैन पीटीआई के रहते हुए तो यहाँ पे मुझे गोली मार दें। मतलब इस तरह ये वो लोग थे जिनके हवाले से शायद मेरा ये अंदाज़ा था कि वो थोड़ी देर सियासत से शायद किनारा कशी कर लें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखे हुए हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। फिर फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी ब्रेक ली थी। आप ना शरारत करने से बाज नहीं आती हैं, आपके बहुत सारे सवाल बहुत शरारती होते हैं। नहीं बुखारी साहब, ये अब आप ये बीमारी है कि मुझे पहले तो नाम लेने चाहिए उन बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों के, और साथ साथ उनका एक एक लाइन में ज्योग्राफिया भी बयान कर देना चाहिए। भी मेरे ख्याल में व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे इस बात में कि आप जरा इसकी लीजिए जनाब। पहले तो हैं इब्राहिम इस्माइल साहब, जिन्होंने खूब गवर्नरी के मजे लिए हैं, बड़ा हलक फाड़ फाड़ के वो इमरान खान साहब से अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ऐसे ऐसे नारे लगाते थे जिनका शायद उनको खुद भी इम्पैक्ट का और इफेक्ट का पता नहीं था। सही। उसके बाद जनाब अली जैदी साहब, आपने कहा गोलियां यहाँ मारो, गोली मेरे, गोली भी मार दोगे तो नहीं छोड़ूंगा इमरान खान साहब को। वो ये क्या लोग हैं, ये किस क्लास के लोग हैं। फवाद चौधरी साहब, वो जो शी गुएरा थे पीटीआई के, जो छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, जब मिलने लगी तो ऐसे भागे आगे आगे कि 3 दफा तो ठोकर खा के गिरे और बिलाखिर साथ छोड़ गया। आप देखा था ना वो। सही है। और फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में वो भी उन लोगों ने अब मैंने एक एक का बयान करना है, अब आपको सुननी पड़ेगी। बिल्कुल एक एक का, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ में मिस नहीं कर सकती। अगर हम चौधरी परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट को ज़हन में रखें तो गलत फैसले कराने वालों में भी सर फहरिस्त फवाद चौधरी। बिल्कुल ठीक है। आमिर कियानी साहब, जिसको जिनका खुद इमरान खान साहब ने कहा कि वो नजरियाती कारकुन थे मेरे, और मुझे उनका दुख हुआ जब उनसे पूछा गया कि आपको किसका शौक लगा या दुख हुआ, तो उन्होंने आमिर कियानी का नाम। मौलवी महमूद, जयप्रकाश, मुराद रास, फिरदौस आशिक बहुत इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिरदौस आशिक, फयाज चौहान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बंदा है, अगर आप उनकी पिछली 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देख लें तो मेरा ख्याल है खान साहब को उससे सवाल करना चाहिए कि भाई तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, तू मुझे क्यों छोड़ गया। एनीवे, उसके बाद जेन्युइन लोग हैं, नामान लंगड़ियाल साहब, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ज़हीरुद्दीन अली ज़ई, जवेद अंसारी, तारिक अब्दुल्ला, नोरेज शकूर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमेशा इलेक्शन जीतते हैं, रवायती तौर पे वहाँ से जीतते हैं। रफाकत अली गिलानी, मुमताज़ महरवी, महर इरशाद काठिया, उस्मान अशरफ, जलील शेखपुरी साहब का तो खैर कोई पेंदा ही नहीं है। अच्छा। वो सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर को कहीं होते हैं। खुर्रम रोकड़ी एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे जो खान साहब के बहुत करीब थे, उनके दोस्तों में शामिल थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को उस वक्त छोड़ा जब उनके पास इक़्तिदार था। ठीक है। अच्छा, ये बहुत पहले छोड़ गए थे। दीवान अजमत, ये भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रखते हैं, अपना वोट बैंक इनका अपना है। जी जमाल और अजमल वजीर साहब, अजमल वजीर साहब से हमारी दोस्ती है, वो कभी JUI में होते हैं, कभी PTI में होते हैं। अच्छा। कभी हमने तो सुना था ये कि वो काफ लीग ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इसी पार्टी में आ गए। ठीक है। मुसर्रत चीमा साहिबा का हवाला देना बहुत जरूरी है। वो तो तरदीद कर रहे हैं। चीमा
दो अहम लोग हैं, ये भी पीटीआई के खान साहब की एटीएम मशीन्स थे, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। मैसिव इन्वेस्टमेंट उन्होंने खान साहब पर की। नहीं, और बिल्कुल हमने देखा कि ये जो 9 मई से पहले के दिन थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हर वक्त जो है वो ज़मान पाक में मौजूद होती थी और बहुत एक करीबी स्पोक्सपर्सन यस पंजाब फॉर गॉड सेक पूरे एक साल के दौरान जब से इक़्तिदार से बाहर आए खान साहब, पंजाब में चीफ स्पोक्सपर्सन ये दोनों मियां बीवी थे। हाँ, बिल्कुल वो थे, और घर में मौजूदगी का बिल्कुल एक ऑनरेबल बंदा और भी है, जनाब हाशिम डोगर उनका नाम है। उन्होंने अपना ग्रुप तो खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का जो किसी में शामिल होना है नहीं होना है, अभी मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, व्हिच इज आई थिंक ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन। ठीक है, अच्छा ये है जनाब कच्चा चट्ठा जो इस वक्त नई पार्टी बन रही है, और वो लोग जो खान साहब के बहुत करीब आंखों के तारे थे, वो जो उन्हें छोड़ के आ गए हैं, उनसे कौन इसका हिसाब लेगा, ये तो खैर मेरे ख्याल से वोटर बताएगा, क्योंकि एक ही फोर्स है जो इनसे इंतकाम ले सकती है, और वो है वोटर। 5 साल में मौका एक दफ़ा मिलता है, लेकिन छड़ दे नहीं किसी ने भी हो। सही है। अच्छा देखिए, पार्टी छुड़वाई तो जा सकती है ना, मतलब ये अगर ले लिया जाए इस चीज़ को कि पार्टी जो है वो ज़बरदस्ती छुड़वाई गई, जो है चेयरमैन पीटीआई ने भी ये कहा कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर्स थे और उनका हवाला भी दिया जाता। नई पार्टी ज्वाइन करने पे तो कोई प्रेशर नहीं हो सकता ना, वो तो मेरे ख्याल में अपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी मर्जी से बाय चॉइस है, एंड यू आर फ्री टू डू दैट। यस दैट्स राइट। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि वो बर्ड्स जो उडारी मार के एक से दूसरा घोंसला चेंज करते हैं, उनके बारे में वसूख से ये कहना कि वो किसी एक घोंसले में टिक के बैठ जाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल फैसला है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। मैच ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो खबर रसां इदारे को इंटरव्यू दिया जाए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी, एक बार फिर से हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी जो है वो उसको दोहराया गया है। रियासत के ख़िलाफ़ संगीन इक़दामात की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। बुखारी साहब ये इंटरव्यू देते हुए बात की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। देखिए, उनके इंटरव्यू में बहुत सारे आस्पेक्ट थे, ख़ास तौर से इकॉनमी के हवाले से भी बहुत बोले हैं। वो टर्क किसी अखबार के लिए इंटरव्यू था उनका, उनमें सिर्फ एक बात जो मेरे ख्याल से बहुत प्रोमिनेंट थी, वो ये थी कि वो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस IMF थिंग। उनका ख्याल ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये मुआहदा हमारा हो जाएगा, नवा प्रोग्राम जो है। लेकिन अगर आप जो हमारे इकॉनमी के मैनेजर्स हैं उनसे पूछें तो उनका ख्याल ये है कि नहीं, ये 9वां और 10वां अब इकट्ठा ही होगा, और वो होगा बजट के बाद। नहीं, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि नहीं होता तो फिर कमर कस लेंगे, तो ये वो बात तो उसने भी की है, इसहाक डार साहब ने भी की है, वो तो बात ठीक है। तो इसके ऊपर तो हम बात करते भी रहे हैं और बात हो भी गई है। मेरे ख्याल से अगला जिस तरफ आपने बढ़ना है उस तरफ जरा बढ़ जाए जल्दी से, हम तो ज़्यादा बेहतर है, वो है इरफान कादर। खसूसी ने भी बात की है, इरफान कादर साहब ने, और उसकी जो हाईलाइट है वो इस तरह से है कि आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती है। क्यों नहीं आ सकती जनाब? वो आसमान से उतरे हैं, जजेस आसमान से लैंड करते हैं नीचे, या ज़मीन से उगते हैं, वो भी हमारी तरह से पाकिस्तानी शहरी है ना जी, वो भी क्राइम कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप कोई जज अगर गाड़ी के नीचे देख के किसी बंदे को मार दे तो उसको पूछे नहीं जाएगा, ये क्या बात है जी? जो बात सबसे ज़्यादा अहम उन्होंने की कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो फौजदारी अफेंसेस हैं, उसके ऊपर तो कोई भी जज ट्राई हो सकता है, इसमें क्या है? सही है। मगर इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है जो उन्होंने इशारे किए हैं इस तरफ। उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्जी का जज बनाएं, आप अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, आप अपनी मर्जी के फैसले कराएं, आपके खिलाफ चार्जेस हैं, आप खुद ही उसका बैठ के फैसला कर रहे हैं। ये कहाँ होता है जी? कौन सी दुनिया में होता है ये? तो ये बातें तो उसकी ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब जो वीडियो लीक्स के हवाले से जज के ऊपर एक्सपर्शन है, उसमें तो करप्शन का एलिमेंट बहुत वाजे है। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, वही तो वो कहते हैं कि अगर ये ठीक है बात, तो फिर ये नैब भी ट्राई कर सकता है इसको, जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे हम। मतलब कहने का ये है कि जजेस आर नो एक्सेप्शंस, और नहीं होने चाहिए किसी भी मुआशरे में जजेस आर नो एक्सेप्शंस। सही मतलब है वो उनका कंडक्ट जो है वो एज ए जज, वो तो ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है देखना, लेकिन अगर उनके ऊपर करप्शन जैसे चार्जेस होंगे, अगर उनकी ऑडियो वीडियोस लीक हो रही होंगी, तो फिर क्यों उनके ऊपर हाथ नहीं पड़ना चाहिए जी? ये कहाँ लिखा है कि वो उनको हर चीज़ की छूट है? कोई नहीं है ये, कोई यानी आप ही कह रहे हैं कि हाँ, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये इरफान कादर साहब ने बिल्कुल मेरे ख्याल से एक एलिमेंट जो इसमें लोग इंटरप्रेट करेंगे वो ये है कि उसने जजेस को डराया है। हाँ जी, डराया है, बिल्कुल डराया है।
इसलिए कि देखें जजेस क्या काम कर रहे हैं, उनका काम है इंसाफ करना, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। वो रमूज़े सल्तनत चलाने का चस्का पड़ गया उनको, वो कहते हैं हुकूमत भी हम चलाएंगे, वो कहते हैं फैसले भी हम करेंगे, कानून साजी भी हम करेंगे, आप बनाएंगे हम उठा के फेंक देंगे बाहर। क्यों भाई? ये जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सारे अदारे पैदावार हैं पार्लियामेंट की। सही। पार्लियामेंट आइन ना बनाए, आइन में तरमीम ना करे, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते अदारे। तो मुझे आप ये बताइए कि हाउ कैन दे प्रिवेल अपॉन पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का आगाज किया चौधरी इफ्तिखार साहब ने, फिर उसके बाद जनाब साकिब निसार साहब ने, फिर जनाब गुलजार साहब ने, फिर जनाब आसिफ सईद कोसा साहब ने, ये मतलब है ये रियासत के मालिक थोड़ी हैं वो कि जैसे चाहेंगे इसको चलाएंगे, और वही अब तक जारी है। ये एक्टिविज्म खत्म होना है, उनका काम सिर्फ फैसले करना है। 4 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनको इलेक्शन कराने का शौक है। इलेक्शन कमीशन अपना काम ना करे, ये काम करेंगे उनका। तो ये सारा कुछ तो अंडू करना जरूरी है। सही, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बारिश का पहला खतरा है, ये पहला थ्रेट है जो जजेस को गया है। और मैं इंतहाई मोहतात तरीके से कहता हूँ कि ये उन्होंने अपनी हरकत से प्रोवोक किया ये इकदाम जो इस वक्त इरफान कादिर साहब इसकी बात कर रहे हैं। सही है। क्विकली एक और ख़बर की जानिब बढ़ जाते हैं। बड़ी अहम मुलाकात हुई थी कल शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के चेयरमैन के माबैन। बात तो नहीं की शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाहर निकल के, इसलिए कयासराइयाँ जो हैं वो ज़्यादा उस हवाले से होती रही। कुछ लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि क्या बात हुई होगी। तो आपके पास क्या खबर है कि क्या बात हुई अंदर? ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से बेसू गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाना। यही हाल था जब वो अंदर से निकले हैं। अच्छा। गए तो बड़े खुशबाश थे, लेकिन अंदर से उनको बड़ी डांट भी पड़ी है। मेरे ख्याल से गालियां वालियां देने के भी खान साहब काफ़ी आदी हैं। नहीं, तो भाई साहब जेल में रह के हैं, उनके साथ खड़े काफ़ी ऐसी तैसी उनकी हुई जी। वो मामे बन गए वर्कर्स के कि जी वर्कर्स को छुड़वाएं खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? खान साहब कहते हैं खुदा के वास्ते हमारे नहीं है वो, भाई मैंने मान लिया अगर कि वो हमारे हैं तो मलबा सारा मेरे ऊपर पड़ेगा, तुम पागल हो गए हो। अच्छा, ये मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, अंदाज़ा है। मेरे अंदाजे को बहुत ज़्यादा हे वार्ड नहीं होते, वेल फाउंडेड होते हैं, क्योंकि वरना वो वादा करके गए थे कि मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे, उनका फोन बंद जा रहा है जब से वो मिल के गए। हाँ, नहीं तो वो नहीं करना चाहते ना, वो मीडिया को फेस ही नहीं करना चाहते, और इसी से पता चल रहा है कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। सही, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। आज के शो के से फिलहाल इतना, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।